हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट सेकंड में अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है 31 मई। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि विश्व डुगोंग दिवस यानी वर्ल्ड डुगोंग डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है कि वर्ल्ड डुगोंग डे 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। डुगोंग एक संकटग्रस्त समुद्री प्रजाति है। डुगोंग एक संकटग्रस्त समुद्री प्रजाति है जिसे संरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। डुगोंग दुनिया का एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है और डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं। डुगोंग IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। कौन सी कैटेगरी में शामिल है? वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। तो डुगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय है और ये प्राणी पूरी तरह से शाकाहारी होता है और समुद्र में केवल पत्ते व समुद्री घास जैसी शाकाहार चीज़ें ही खाता है और इसकी आयु लगभग 70 वर्ष तक होती है। तो इसको संरक्षित किया जाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये एक संकटग्रस्त समुद्री प्रजाति है और इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष वर्ल्ड डुगोंग डे 28 मई को मनाया जाता है। तो चलते हैं अपने आज के पॉइंट की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर विश्व एथलेटिक्स की डोपिंग रोधी संस्था वाडा ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने दोहा में आयोजित एक परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो वाडा ने किस प्लेयर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? किरणजीत कौर पर। किरणजीत कौर क्या है? लंबी दूरी की धाविका हैं। यह प्रतिबंध 15 दिसंबर 2019 से शुरू हो गया है। उन्हें 26 फरवरी 2020 को विश्व एथलेटिक्स द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। टाटा स्टील कोलकाता में उनके द्वारा जीता गया शीर्ष पुरस्कार भी उनसे इसी वजह से वापस ले लिया गया है। वाडा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई यह एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। कब की गई थी? तो 10 नवंबर 1999 को और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वर्तमान हेडक्वार्टर तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी तो यह स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक वेंकटरमणी सुमंत्रन को इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वेंकटरमणी सुमंत्रन को। सुमंत्रन अगले 5 वर्षों के लिए पद संभालेंगे। वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और भारत, यूरोप व अमेरिका में कई वैधानिक व सलाहकार बोर्ड्स में भी शामिल हैं। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो कम कीमत वाली यात्री सेवा इंडिगो कम कीमत वाली यात्री सेवा और भारत की सबसे बड़ी विमानन सेवा है। यह एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव, हरियाणा, भारत में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है वेंकटरमणी सुमंत्रन को। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने 2020 से 21 के दौरान छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य के लिए 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो छत्तीसगढ़ के लिए 445 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ ने 2023 से 2024 तक 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन की योजना बनाई है। तो मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित व दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि IMF कार्यकारी बोर्ड ने बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी को संबोधित करने के लिए $732 मिलियन की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो IMF कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए कितने
डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो बांग्लादेश के लिए क्यों? कोविड-19 महामारी को संबोधित करने के लिए। और कितने डॉलर की? तो 732 मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। सहायता आईएमएफ के रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है। यह धन बांग्लादेश को उसके स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा व स्थूल स्थिरीकरण के उपायों को पूरा करने में मदद करेगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आईएनएस कलिंग में सीएमडीई राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा 28 मई 2020 को एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का निर्माण पूरा हो जाने के बाद इसे आईएनएस कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों व सहायक कर्मचारियों के प्रति समर्पित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में इसकी स्थापना के बाद से पूर्वी कमान के इस बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। अग्निप्रस्थ का उद्देश्य 1981 से लेकर अब तक आईएनएस कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाना है। तो किसने अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी है? तो आईएनएस कलिंग ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यूटीआई म्यूचुअल फंड के पूर्व मुख्य अधिकारी लियो पुरी जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। तो जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया के अध्यक्ष का पदभार अब कौन संभालेगा? लियो पुरी संभालेंगे। वो क्या है? तो वो यूटीआई म्यूचुअल फंड के पूर्व मुख्य अधिकारी रह चुके हैं। जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया की अध्यक्ष कल्पना मोरपारिया, कौन? कल्पना मोरपारिया ने 2021 की शुरुआत में इस्तीफा देने की योजना बनाई है। मुरली मैया दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नए सीईओ बनेंगे। तो किसने हाल ही में जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? लियो पुरी ने। और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नए सीईओ बनेंगे मुरली मैया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार के रसायन व उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान, जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET का नाम बदल कर अब कर दिया जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975। तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। और किस मंत्रालय के तहत यह संस्था कार्य करती है? तो भारत सरकार के रसायन व उर्वरक मंत्रालय के तहत। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से एक योजना शुरू करने की घोषणा की है और इस योजना का नाम है रोजगार सेतु योजना। अब ये योजना शुरू क्यों की गई है? तो यह उन कुशल श्रमिकों के लिए सुरक्षित रोजगार में मदद करेगा जो दूसरे राज्यों से वापस आ गए हैं। यह इस तरह की कार्य योजना तैयार करने वाला पहला राज्य भी बन जाएगा। कौन? मध्य प्रदेश। सरकार श्रमिकों की पहचान करने के बाद सड़क व पुल निर्माण जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की देखरेख करने वाले कारखाने व कार्यशाला में मालिकों व ठेकेदारों से संपर्क करेगी। तो रोजगार सेतु योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने सबको रोजगार योजना भी शुरू की थी। दीदी वाहन सेवा भी उन्होंने ही शुरू की थी। तो अब इन्होंने रोजगार सेतु योजना शुरू की है। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व के सबसे बड़े ऑल इलेक्ट्रिक विमान सेस्ना कारवान ने 28 मई 2020 को अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की है। विमान में 9 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और यह 183 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्रूज कर सकता है। सेस्ना कारवान विमान एक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ रेट्रोफिटेड है और इसने मूसा झील में उतरने से पहले 290 किलोमीटर तक उड़ान भरी है और विमान में 9 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और यह 183 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्रूज कर सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विप्रो ने
कैपजेमिनी के पूर्व कार्यकारी थियरी डेल पोर्टे को अपने नए सीईओ के रूप में नामित किया है। तो विप्रो ने किसे अपना नया सीईओ नामित किया है? थियरी डेल पोर्टे को। और वो क्या है? वे कैपजेमिनी के पूर्व कार्यकारी हैं। कैपजेमिनी के पूर्व कार्यकारी हैं। तो अब यहाँ से ये पद रिक्त हो जाएगा और इस पद को संभालेंगे एमन एजैट। एमन एजैट ने हाल ही में कैपजेमिनी के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। तो यहाँ पे पहले लियो पुरी थे और अब वे चले गए हैं विप्रो के सीईओ के रूप में और उनका स्थान लिया एमन एजैट ने। और जो डेलापोर्ट हैं यानी डेलापोर्टे हैं, थियरी डेलापोर्टे, जिन्हें विप्रो का सीईओ बनाया गया, उन्होंने अब्दाली नीमचावाला की जगह ली है। तो हाल ही में विप्रो ने थियरी डेल पोर्टे को अपना नया सीईओ नामित किया है और एमन एजैट ने कैपजेमिनी के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। विप्रो की बात करें तो विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना इसकी 1966 में हुई थी अजीज प्रेम जी के द्वारा और हेडक्वार्टर है इसका बंगलौर में, बेंगलुरु। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 मई 2020 को तेलंगाना के लोगों के लिए कोंडोपोचाम सागर को समर्पित किया। कोंडोपोचाम सागर में पानी पेयजल भंडारण की सुविधा के लिए तत्काल स्रोत के रूप में भी काम करेगा। उन्होंने 9 विधानसभा क्षेत्रों में 2.85 लाख एकड़ से अधिक जल संचय के लिए जलाशय में पानी पंप करने के लिए माको क्लिफ्ट में एक मोटर स्विच ऑन किया। तो कोंडोपोचाम सागर को किसने समर्पित किया है? के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लोगों के लिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। तो हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 29 मई को मनाया गया। इसे विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन के निर्माण की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया था 2004 में। वर्ष 2020 के लिए इसकी जो थीम है वो है गेट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। गेट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किस देश में मंदिर की खुदाई के दौरान 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? हाल ही में किस देश में मंदिर की खुदाई के दौरान 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए करेंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।